सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। खदशात के गहरे स्याह बादलों में पाकिस्तान और अपोजिशन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात लम्हा ब लम्हा बदलते सनसनीखेज़ क्रिकेट मैच की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं। एक वक्त में लगता है कि डायलॉग का सिलसिला ख़त्म हो गया कि अब हुआ, और दूसरे ही लम्हे फ़रीक़ैन ऐलान करते मिलते हैं कि जी मुज़ाकरात तो भी जारी रहेंगे। बहरहाल अजीबो गरीब से मुज़ाकरात है कि फ़रीक़ैन इसे जारी भी रखे हुए हैं और ख़ुद इसका रास्ता भी रोक रहे हैं और इसे पेचीदा भी बना रहे हैं। कभी मुतालिबा तहरीरी सूरत में दिए जाने पर और पीटीआई हसास दिखाई दे रही होती है और कभी मुलाकातों की शर्त हुकूमत को बहुत ज़्यादा भारी लगने लगती है। और फिर इसी कश्मकश में कभी हुकूमत की जानिब से कुछ ऐसा बयान आ जाता है कि पीटीआई आस्तीनें चढ़ा लेती है और कभी फिर बानी पीटीआई का पुरस्कार ट्विटर माहौल का तनाव बढ़ा देता है। और गुज़िश्ता रोज़ बानी चेयरमैन पीटीआई के ट्वीट से इंकशाफ किया गया कि मुल्क में आमरीत का 10 साला प्लान बनाया गया था जिसमें से 2 साल गुजर चुके हैं। और बानी चेयरमैन पीटीआई ने मजीद कहा कि मेरे मुतालिबात जायज़ और माकूल हैं लेकिन हुकूमत इन पर संजीदा नहीं है। मुझे मेरी जमात के अफराद से मिलवाया नहीं जाता जो कि मेरा कानूनी हक है। अगर हुकूमत ने अगली नशिस्त में जुडिशल कमीशन की तश्कील ना की तो फिर हम मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुकम्मल तौर पर जुडिशल कमीशन से मशरूत है। डायलॉग चलाने हैं तो फिर हुकूमत को कमीशन तो बनाना पड़ेगा, जबकि हुकूमत के आगाज में किसी किस्म के मुतालिबात नहीं रखती थी। अब वो भी कह रही है कि पीटीआई मुतालिबात रखेगी तो कुछ हमारे भी मुतालिबात होंगे। यही बात मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने गुज़िश्ता रोज़ एक न्यूज़ शो में भी कही। ज़रा सुनिएगा उन्हें। जी सुना आपने। अब एक जानिब जारी जो मुज़ाकरात है उसको भांत भांत की बोलियों से ख़तरा है और दूसरी जानिब पसे पर्दा बातचीत के इशारे भी दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुतवातिर बयानियाँ बना रहे हैं कि जी बानी चेयरमैन पीटीआई को डील की पेशकश की जा रही है। डायलॉग कमेटी के तर्जुमान साहिबजादा हामिद रजा तो यहाँ तक कह गए कि बानी चेयरमैन पीटीआई को हुकूमत के अलावा कहीं और से 3 बरस के लिए बैरून मुल्क जाने की पेशकश तक की गई है। ज़रा सुनिएगा उन्हें। जी तो सवाल ये कि पीटीआई कह रही है कि कप्तान अदालतों से ही इंसाफ लेकर बाहर आएगा, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीदें क्यों हैं? सीधा सा सवाल है। और मुज़ाकरात में सर कपाने की आखिर क्या मंतक है? मामला इतना सादा और इतना आसान नहीं है, जबकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में जो मुकदमात हैं उनके खिलाफ बड़ी अदालत में नहायत अहम समाअत भी जारी है। और आज मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इसी बड़े मुकदमे की समाअत हुई और जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की मुसलसल समाअत का आज तीसरा रोज़ था। और आज भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिए और मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का फैसला पढ़कर सुनाया। ख्वाजा हारिस ने कहा कि फैसले के मुताबिक मुल्जिमान को तमाम बुनियादी हकूक़ हासिल हैं जिनकी वजाहत कर दी गई, जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि बुनियादी हकूक़ मुअत्तल होने के लिए एमरजेंसी का होना ज़रूरी है और यहाँ मामला मुख्तलिफ है कि ट्रायल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि बुनियादी हुकूक का अदालतों में दिफा हो सकता है, सिर्फ अमलदारी मुअत्तल हुई है। जबकि जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में मुल्जिमान को फौजी तहवील में लिया गया तो बुनियादी हुकूक मुअत्तल थे और ना ही एमरजेंसी नाफिज थी। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी फैसले में आर्मी एक्ट की शिक 2D को कलअदम करार दिया। इस शिक को कलअदम करार देने से मजमूई असर आखिर क्या होगा? क्या अब कुलभूषण जैसे मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में चल सकता है? जिसका जवाब ख्वाजा हारिस ने नफी में दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुल्क दुश्मन जासूस का केस मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकता। एक मौके पर जस्टिस अजहर रिजवी ने भी रिमार्क्स दिए कि जी GHQ पर पहले भी एक हमला हुआ था जिसमें शहादतें भी हुई थी। कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाई में एक कोरियन तैयारे को तबाह किया गया। तैयारा साजिश केस में बैरून मुल्क दौरे पर आर्मी चीफ का जहाज हाईजैक करने की कोशिश की गई। ये तमाम मुकदमात कहाँ चलाए गए? दौरान समाअत जस्टिस मुसरत हिलाली ने भी सवाल किया कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और कौन सा नहीं, ये तफरीक कैसे की जाती है? इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि 9 मई वाकयात में 103 मुल्जिमान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में केस चला, जबकि बाकी केसेस इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में चल रहे हैं। ये तफरीक कैसे की गई? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने भी यही इस्तफसार किया कि मुकदमात कहाँ चल रहे हैं, इसकी तफरीक कैसे और किन उसूलों पर की जाती है। जस्टिस मधुखेल ने एक मौके पर रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मुल्जिम बरी हो रहा है और उसे फौजी अदालत से सजा हो रही। क्या फौजी अदालतों में कोई खास सबूत फराहम किया जाता है जिस पर सजा मिल जाती है?
जस्टिस हसन अजहर ने भी सवाल उठाया कि जी क्या 9 मई का जो वाकया है दहशत गर्दी से ज़्यादा संगीन जुर्म है कि उसका ट्रायल फौजी अदालत में हो रहा है। अच्छे तफ्तीशी अफसरान और प्रोसिक्यूटर रखें तो फिर सिविल अदालतों से भी सजाएं होंगी। जस्टिस के इन रिमार्क्स और उठाए गए सवालात के साथ मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अच्छा खबर, आलमी ज़मीर पर बोझ, फ़लस्तीन पर काबिज़ इंतहा पसंद इसराइल से मुतालिक जिसने एक बार फिर अपने भयानक और मज़मूम मकासद का इजहार ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी करके कर दिया। इस नक्शे में उर्दन, शाम, लबनान और सऊदी अरब के कुछ इलाकों समेत दीगर अरब ममालिक के इलाकों को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया। सदियों पुराने इस मनगढ़ंत नक्शे के मुताबिक इन इलाकों में बनी इसराइल आबाद थे और ये इलाके इसराइल का हिस्सा थे। जरा गौर से सुनिएगा, बुनियाद पर इसराइल अब इन इलाकों पर कब्जा चाहते हैं और यही वो ग्रेटर इसराइल है जिसके लिए वो मशरिक़ वुस्ता बल्कि दुनिया का अमन दाव पे लगाए हुए हैं। इस हवाले से अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। ये ज़रा रिपोर्ट देखिएगा। ये तो रिपोर्ट आपने देखी। अरब न्यूज़ के मुताबिक इजराइल की इस हरकत पर सऊदी अरब ने सख्त मजम्मत करते हुए कहा है कि इस तरह के इंतहा पसंदाना इक़दामात इजराइल का नाजायज़ जो कब्ज़ा है मुस्तहकम करने, पड़ोसी रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले जारी रखने और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मज़मूम अज़ाइम का इजहार है। सऊदी अरब की वज़ारत ख़ारजा ने बैनुल-अक़वामी बिरादरी पर इस बात पर जोर दिया है कि वो खित्ते के ममालिक और अवाम के खिलाफ इसराइल की खिलाफ वर्जियों को रोकने में अपना किरदार अदा करे। जबकि दूसरी जानिब फ़लस्तीन, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात और उर्दन ने भी ग्रेटर इसराइल के इस नक्शे पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के तर्जुमान ने इसे बैनुल-अक़वामी करारदादों और कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया और कहा कि इस हवाले से फ़लस्तीनी अवाम को जंग और तबाही का मजीद निशाना बनने से रोकने के लिए फौरी बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ इख्तियार किया जाए। उर्दन की वज़ारत ख़ारजा ने ग्रेटर इसराइल के नक्शे को इश्तियाल अंगेज और बेबुनियाद करार दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर की वज़ारत ख़ारजा ने भी इसराइली नक्शे की इशाअत पर कहा कि इस नक्शे की इशाअत खित्ते में अमन के इम्कानात को मुतासिर करेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस बाज रखने के लिए मुज़म्मतें, बयानात और सिर्फ करारदादें काफ़ी हैं? ग्रेटर इसराइल का जो ख्वाब है आज का तो नहीं है। दुनिया की ये साजिशी कौम तवील अरसे से इस ख्वाब की तामीर के लिए साजिशें करी। 1967 में मस्जिद अक्सा पर कब्जे के बाद इसराइल के सबसे बड़े मजहबी पेशवा जिन्हें वो चीफ रबी कहते हैं, उसने कहा था कि असल खुशी उस वक्त हासिल होगी जब हम मदीना तैयबा में अपने पुराने मकानों, इलाकों को हासिल कर लेंगे और मदीना मुनव्वरा के हर शहरी के साथ वही सलूक करेंगे जो मुसलमानों ने हमारे बड़ों के साथ किया था। इसराइल अपने मज़मूम मकासद का खुलकर इजहार कर रहा है और सिर्फ इजहार ही नहीं कर रहा, वो इस जानिब कदम भी बढ़ा रहा है। और शाम में बशार अल-असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइल जोलान की पहाड़ियों से उतरकर दिमिश्क से बामुश्किल 15 किलोमीटर दूर बैठा है और वह फ़लस्तीनियों को सफ़ा हस्तियों से मिटाने के दर पे भी है और अरबों को ताबे रखकर माजी का बदला भी लेना चाहता है। और वो खैबर की ज़िलता में शिकस्त नहीं भूला और ख़ुद को तैयार कर रहा है अपने तौसी पसंदाना जो अज़ाइम है उसके लिए। इसराइल में जो ही कोई लड़का या लड़की 12 बरस को पहुँचता है तो उसकी मिलिट्री शुरू हो जाती है। यहूदियों के मजहबी तबके को छोड़कर हर इसराइली शहरी पर अस्करी जो तरबियत है वो लाजिम है और वो मरते दम तक इस गासिबाना रियासत के लिए दस्तयाब होने का पाबंद होता है। अगर कोई शहरी इनकार करे तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। एक इसराइली नौजवान लड़की है जी, उसने 3 बार मिलिट्री ट्रेनिंग से इनकार किया और फिर उसे 3 बार जेल जाना पड़ा। BBC की ज़रा रिपोर्ट देखिएगा। काश आलम इस्लाम होश के नाखून ले और ज़बानी मुज़म्मतों, करारदाद और कॉन्फ्रेंसों से आगे बढ़े और इस मुरम्मत का तसल्ली बख्श एहतमाम करे। ज़मीर की आवाज़ पर लबैक न सही अपनी बका का सोचे। इसराइल के सामने डटे जो फ़लस्तीनी अरबों की फ्रंट लाइन भी हैं वो उनके हाथ मजबूत करके अपने दिफा मुस्तहकम करे। जो लोग समझते हैं कि इसराइल सिर्फ फ़लस्तीन तक ही महदूद रहेगा, क्या ये नक्शा उनकी खाम ख्याली दूर करने के लिए काफ़ी नहीं है? जी तो अब बात कर लेती हूँ मैं भारत की। इसराइल का जिक्र हो, नेतन्याहू की बात हो और उसके हम नवाला हम प्याला नरेंद्र मोदी का जिक्र ना हो, ये हो नहीं सकता। इसराइल मशरिक़ वस्ता में अजाब बना हुआ है, बारूद बरसा रहा है और भारत अपने यहाँ से दुनिया में नशा फैला रहा है। मुनशियात के इस गंदे आलमी धंधे में भारत सबको पीछे छोड़कर टॉप पर जा पहुंचा है। इसके साथ ही नशे का जो जहर है वो तेजी से भारत की सोसाइटी में भी सरायत करता जा रहा है और इसकी जिम्मेदार खुद भारतीय सरकार, उसकी पॉलिसीज और भारत की मशकूक फार्मास्यूटिकल सनत है जिसने आलमी सतह पर भारत को मुनशियात की सप्लाई का बाकायदा मरकज बना दिया है। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड जो है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अफगानिस्तान से $650 बिलियन की मुनशियात खरीदता है जो यहाँ से मशरकी यूरोप, शिमाली अमरीका और दीगर ममालिक को स्मगल की जाती हैं। अमरीकी महकमा खारजा की रिपोर्ट के
मुताबिक भारत में बहुत से जो मुनशियात हैं उसकी स्मगलिंग में भारत सर फहरिस्त है। बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनशियात के धंधे में भारत को गोल्डन ड्रग सिल्क रूट कहा जाता है। इस धंधे में भारत की बड़ी बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियात शामिल हैं। माजी में भी भारत के आलमी सतह पर मुनशियात की स्मगलिंग के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिलते रहे। 2021 में INCB की सालाना रिपोर्ट में यह कहा गया कि भारत डार्क नेट पर मुनशियात की पैदावार और स्मगलिंग में सरे फहरिस्त है, जो कि ट्रांजिट रूट के जरिए यूरोप और शिमाली अमेरिका पहुंचाई जाती हैं। इस हवाले से नजर रखने वाले माहिरीन का यह कहना है कि 2014 में मोदी के इक़्तिदार संभालने के बाद से बीजेपी सरकार की पॉलिसीज ने मुनशियात के गंदे धंधे को अरूज पर पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। और ये तो चंद माह पहले अक्टूबर 2024 की बात है, जब गुजरात की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने 518 किलो कोकेन पकड़ी गई थी और बाद में पता चला कि यह फर्म बैनुल-अक़वामी मुनशियात फरोश गिरोहों से जुड़ी हुई थी बाकायदा। और आलमी इदारों ने अब खुलकर भारत का नाम लेना शुरू कर दिया है। UNODC की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान मुनशियात और इसकी पैदावार में इस्तेमाल होने वाले जो केमिकल्स हैं उनकी गैर कानूनी तरसील का बड़ा मरकज बन चुका है। और भारत के साबिक जो नारकोटिक्स कमिश्नर हैं रमेश भट्टाचार्य, उनका भी इस हवाले से ये मानना है कि भारत हमेशा से ड्रग्स की आलमी स्मगलिंग का मरकज रहा है, लेकिन अब स्मगलिंग के रास्ते बढ़ने के साथ साथ तरीके भी बहुत ज़्यादा जदीद हो गए हैं। उन्होंने यहाँ तक इंकशाफ किया कि जितनी मुनशियात पकड़ी जाती हैं उससे 10 गुना ज़्यादा स्मगल हो जाती हैं। और भारत नशे का जो जहर है पूरी दुनिया में फैला रहा है और मकाफात अमल के तौर पर खुद भी इसका तेज़ी से शिकार होता दिखाई दे रहा है। नौजवानों में हेरोइन और चर्स का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। 2023 में भारतीय पार्लियामेंट में पेश की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ पंजाब में जो नशा करने वाले लोग हैं उनकी तादाद 66 लाख से ज़्यादा थी, जिनमें 10 से 17 साल की उम्र के तकरीबन 6,90,000 बच्चे भी शामिल थे। और बैनुल-अक़वामी जो है उसको दिया गया एक इंटरव्यू है, मुनशियात की बहाली के जो मरकज़ हैं उनके डॉक्टरों ने बताया कि जी 2014 में हेरोइन की लत में मुब्तला यौमिया 3 से 4 केसेस आते हैं और 2024 में यौमिया 250 के करीब केसेस आते रहे। और आलमी मीडिया हाउस DW की आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट ज़रा देखिएगा, सुनिएगा, ताकि आप हक़ाइक़ से बाखबर हो सकें। जी, तो रिपोर्ट आपने देखी, ये है भारत की औकात और भारत की असलियत। और नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्की मईशत की। 2025 का आगाज़ है और मुल्क की जो माशी हालत है वो कदरे बेहतर नज़र आ रही है। मुल्क का डिफ़ॉल्ट होने से बचना, महंगाई और अफराते ज़र में कमी, 24 बरस बाद करंट अकाउंट सरप्लस होना और साथ ही मजमूई तौर पर कर्ज़ों की अदायगी में बेहतरी यकीनी तौर पर बहुत हौसला अफजा है। लेकिन बैरूनी अदायगियों का चैलेंज अब भी बरकरार है। फिर IMF की हिदायत पर निजकारी, इक़्तिसादी इस्लाहात, हुकूमती अखराजात में कमी का मरहला भी बाकी है। टैक्स कलेक्शन मुसलसल दर्द सर बना हुआ है, जिसका कल वज़ीर आज़म साहब ने कराची में जिक्र किया और कहा कि टैक्स चोरी मुल्की मईशत चलने नहीं दे रही। इस सारी सूरत हाल में आने वाले दिन कैसे लग रहे हैं? टैक्स कलेक्शन का जो चैलेंज है वो हमारा सिस्टम कबूल कर पाएगा या नहीं? और मजमूई तौर पर पाकिस्तान की जो मईशत है वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी, जानना चाहूँगी मैं। मेरे साथ मौजूद है मईशत हारून। बहुत शुक्रिया आपका सर ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सर, ये 2025 में मुल्की मईशत को कैसा रिस्पॉन्स करता है आप देख रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? जी, मिक्स्ड है। प्रेशर हमारी मईशत पे रहेगा 2025 में, खास तौर पे इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रेशर रहेगा, क्योंकि ग्रोथ के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक क्लाइमेट चाहिए होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए होता है। जहां तक मैक्रो लेवल जिसकी बात होती है, जिसका ज्यादा ताल्लुक हुकूमत के साथ है कि हुकूमत के अखराजात जो हैं, बैरूनी अदायगियां, उनमें कुछ आसानी दिखाई दे रही है। हुकूमत के ऊपर इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हो गया है, जो शरह सूद कम आई है उसकी वजह से भी, क्योंकि सबसे बड़ी बोरोइंग हुकूमत खुद है, तो उनके ऊपर 2025 में प्रेशर्स कम दिखाई देते हैं रिलेटिवली। उसका जो अब ये स्पेस मिल रही है, सवाल ये पैदा होता है कि आया हुकूमत उस स्पेस में कुछ ऐसी पॉलिसीज बना पाएगी कि वेल्थ क्रिएशन का और माशी अपॉर्चुनिटियों का अवाम के लिए एक पहिया चल सके और लोगों को दिखे कि अब उनके लिए माइक्रो लेवल के ऊपर, खानदान के ऊपर, हाउस होल्ड के लेवल के ऊपर हालात में कुछ आसानी पैदा हो रही है।
ٹھیک ہے جی. اچھا ہارون صاحب، اگر جولائی 2025 تک کی بات کی جائے، یعنی آنے والے 6 مہینے، تو ہمیں جو ادائیگیاں کرنی تقریباً ہر مہینے ماہانہ $3 ارب کی ادائیگیاں کرنی، تو سر ابھی جو موجودہ صورتحال ہے معیشت کی، جو کنڈیشن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ ٹاسک کافی مشکل ہے یا کافی سے بھی تھوڑا زیادہ مشکل ہے؟ جی دیکھیں، آئیڈیل صورتحال جس کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے پاس ڈالرز کم ہیں اور ہماری امپورٹ زیادہ ہیں. ہم ایک ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہیں جس کے ہمارے بجٹ کا 52% سود اور قرضوں کی ادائیگی میں جاتا ہے، چاہے ڈومیسٹک ہوں جو زیادہ ہیں اور ہمارے جو باہر کے قرض ہیں. اب یہ جو ڈیٹ سٹریسڈ کنٹری ہوتا ہے اس کے پاس کچھ بچتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تنخواہیں دینے کے لیے بھی قرض لیتا ہے، تو ان کے پاس بچتا نہیں ہے کہ ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگائے، ہیلتھ پر لگائے، ایجوکیشن پر لگائے، اسکل ڈیولپمنٹ پر لگائے. تو چیلنج اس وقت یہ ہے کہ آپ کو بیرونی ادائیگیاں جو ہیں خاص طور پہ وہ ریمیٹنس، ایکسپورٹ اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے انفلو سے میچ ہونی چاہیے تاکہ ہم قرض لے کے پے نہ کریں. لیکن ابھی تک کیونکہ وہاں پر گیپ خاصا ہے، ہماری ایکسپورٹ بہت کم ہے، امپورٹ کہیں زیادہ ہے، تو ہمیں ابھی بھی وہ فورن لون لے کے بیرونی ادائیگیاں کرنی پڑتی ہیں. جب تک IMF کا پروگرام ہے اور ان کی سٹیمپ ہے، ہمیں ملٹی لیٹرل اداروں سے اور بینکوں سے قرض مل جاتا ہے. تو یہ جو گیپ آئے گا فیوچر میں ایکسٹرنل پیمنٹس کا، وہ ہم مزید قرض لیں گے جو کہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آج سر آپ نے ایکسپورٹس کی جیسے بات کی، ہماری ایکسپورٹس کو بڑھنا چاہیے اور سبھی کہتی ہیں ڈالر چاہیے، ڈالر آئے، یورو آئے، پاؤنڈ آئے. یہ کیسے آئے گا؟ ظاہری بات ایکسپورٹ سے آئے گا. لیکن ابھی انڈسٹریز کی اگر بات کریں تو وہ زیادہ تر روتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں، گلے شکوے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. ابھی حال ہی میں جو اڑان پاکستان جو یہ پروجیکٹ کے پروگرام یہ شروع ہو رہا ہے، یہ اس سے بڑی ایکسپیکٹیشنز ہیں. وزیر اعظم صاحب نے جب بات کی تو بڑا اچھا لگا سن کر کہ اگر واقعی ہدف اچیو کر لیا جاتا ہے سر، یہ تقریباً ڈبل بنے گا کہ ہم ڈبل تک چلے جائیں گے، مطلب 100% کہہ دیں اس کو. تو کیا یہ واقعی اتنا آسان ہوگا اچیو کرنا؟ لیکن اگر ہم کر جاتے ہیں تو بڑی اچھی، بڑی انٹرسٹنگ نیوز ہوگی ابھی سے. جی دیکھیں، اس کے 2 زاویے ہیں. دیکھیں، پہلا زاویہ تو یہ ہے کہ یہ اڑان پاکستان کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ ہماری ایمبیشن ہے یا ہماری ایک وش لسٹ ہے کہ ہم کہاں سے کہاں جانا چاہتے ہیں. پروگرام وہ ہوتا ہے جس کی فائنینسنگ ارینج ہو، ہمیں پتا ہو کہ کس نے امپلیمنٹ کرنا ہے، ہمارے پاس بڑا کلیئر ٹارگیٹڈ ونرز ہوں کہ ہم نے کہاں پیسہ لگانا ہے. ابھی اس سٹیج پہ پاکستان نہیں آیا. ہاں، ہم نے ایک اوور آل سمت بنائی ہے کہ جی ہم کہاں جانا چاہتے ہیں. اب جو 15 سے 20% ہر سال ایکسپورٹ میں اضافہ کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. نمبر 1 کہ ہمیں اپنے کمپیریٹیو ایڈوانٹیج کے سیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، جیسے زراعت ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے کہاں فوکس کرنا ہے. دوسرا ہے کہ اگر فوکس کرنا ہے تو وہ فائنینسنگ کہاں سے آئے گی، کیونکہ جب تک انڈسٹری اور زراعت اور سروسز ان سیکٹرز میں ایکسپینڈ نہیں کریں گی اور ویلیو ایڈیشن نہیں کریں گی، ہماری چیزیں سرپلس بن کے بک نہیں پائیں گی. اب یہ ایک شارٹ ٹرم چیلنج نہیں ہے، یہ ایک میڈیم ٹرم چیلنج ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ونرز کو پک کریں اور ان کے پیچھے پھر زور لگائے پوری حکومت کی مشینری. حکومت کی مشینری جس طرح آپ نے دیکھا ابھی آئینی ترمیم کے لیے سب اکٹھے ہو کے زور لگا رہے تھے. جس دن مجھے یہ نظر آئے گا کہ ایکسپورٹ کے لیے سب مل کے لگا رہے ہیں، انشاءاللہ یہ پہیہ چلنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا سر، ٹیکس کلیکشن کی بھی آپ نے بات کی تھی، تو اگر میں کہوں کہ ہمارے ہاں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے ٹیکس کلیکشن، اور میں اکثر یہ بات کرتی ہوں، یہ ہم اپنا بھی دکھ رو لیتے ہیں تھوڑا سا. آپ جیسے اچھے اکانومسٹ بیٹھے ہوتے ہیں، ماہر معیشت، تو ان کے ساتھ جب بھی میں نے بات کی ہے تو اگری کرتے ہیں کہ ہم جو تنخواہ دار طبقہ ہوتے ہیں، جو سیلریڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں بڑی ایمانداری کے ساتھ. بلکہ آپ کو ٹیکس کٹ کے سیلری میں سے پھر آپ کو سیلری تبھی ملتی ہے ڈیڈکشن کے بعد. لیکن یہ جو بہت زیادہ امیر طبقہ ہوتا ہے، بزنس کمیونٹی کی بات کر لیں، کاروباری جو لوگ ہوتے ہیں، دکاندار، تاجر طبقہ، تو وہ جب ٹیکس دینے کی بات آتی ہے تو سر وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. احتجاج کی صورت میں بلیک میلنگ اگر میں لفظ استعمال کروں تو آپ اگری کریں گے. تو کیسے ٹیکس نیٹ میں لایا جا سکتا ہے اس طبقے کو جن کو دینا چاہیے ٹیکس؟ وہ ہم تو سیلریڈ لوگ تو اچھے بچوں کی طرح ٹیکس دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن جو نہیں دے رہے وہ بہت بڑی ایک پرسنٹیج ہے، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانا بڑا ضروری ہے.
جی دیکھیں جو ٹیکس کی صورتحال ہے، اصل کور ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ حکومت کا بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ٹیکس کی جو انکم آتی ہے اس سے ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے اور پھر سے ان کو قرض لینا پڑتا ہے۔ اب تین طرح سے آپ ٹیکس کو دیکھتے ہیں۔ پہلا طریقہ دیکھنے کا جو پروگریسو اکانومیز کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ٹیکس اس لیے اکٹھا کر رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کو لوگوں کے اوپر دوبارہ لگانا ہے۔ جب لوگوں کو اپنے اوپر ٹیکس لگتا دکھتا ہے تو ان کے اندر ایک انسینٹیو پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے ٹیکس دینا ہے۔ اگر ان کو ہیلتھ مل رہی ہے، ایجوکیشن مل رہی ہے، سیکیورٹی مل رہی ہے، سڑکیں بن رہی ہیں، گلیاں بن رہی ہیں، کہ ان کا پیسہ ان پہ لگایا جا رہا ہے۔ جی لوگ اس وقت اس طرح دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ حکومت کے تنخواہیں دینے، پرکس، پریویلیجز میں جا رہا ہے، سو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں ان ریٹرن کیا مل رہا ہے۔ دوسرا ہے فرسٹریشن بڑھتی ہے سر۔ جی فرسٹریشن بھی بڑھتی ہے۔ اب دوسرا ہے کنسٹیچوئنسیز، مثلاً ہم زراعت کو بہت سالوں سے اس کی انکم کو ٹچ نہیں کرتے، ہم نے جو ٹریڈرز ہیں ان کو ہم ٹیکس نیٹ کے اندر لانے سے گریزاں ہیں، بہت سارے، جتنا آپ انفارمل سیکٹر میں رہتے ہیں اتنا آپ کم ٹیکس دیتے ہیں، تو پرورس انسینٹیو ہے اکانومی کو فارمل کرنے کا کہ اگر آپ فارمل آ جائیں گے تو آپ پھنس جائیں گے۔ اب حکومت کا اس وقت زور کیا ہے؟ وہ ٹیکس کلیکٹ دو وجہ سے کرتی ہے۔ ایک تو انہوں نے آئی ایم ایف کا ٹارگٹ میٹ کرنا ہے، دوسرا انہوں نے اپنے خرچے چلانے ہیں۔ آئی تھنک کمیونیکیشن اور پالیسی شفٹ کی ضرورت ہے کہ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ کا ٹیکس کہاں لگ رہا ہے اور کس طرح سب لوگ ٹیکس دے رہے ہیں، ایگزمپشنز ختم ہو رہی ہیں، چوری روکی جا رہی ہے، تاکہ سب حصہ دار بنے۔ اس میں ایک بہت بڑی کمیونیکیشن کی ضرورت ہے جس کو ہم سوشل کانٹریکٹ کہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا ٹیکس کی مشین پر اعتبار بڑھے۔ ابھی تو لوگ اس سے چھپتے پھرتے ہیں بجائے اس کے کہ حصہ دار بنے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، جب بھی ہم بات کرتے ہیں معاشی استحکام کی کہ معیشت سے ریلیٹڈ ہمیں استحکام کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، کنسسٹنسی کی ضرورت ہے، تو اس میں ہم سیاسی استحکام کو مد نظر ضرور رکھتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ الیکشن کے بعد بڑا امید تھی کہ ایک سیاسی استحکام آئے گا، لیکن سیاسی استحکام ابھی تک مطلب اگر سچ بولا جائے تو اس طرح نہیں آیا، کیونکہ ایک پارٹی ابھی بھی سراپا احتجاج ہے، مذاکرات چل رہے ہیں، اس پارٹی کے جو چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین، وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن وہ سول نافرمانی کی انہوں نے بات کی مذاکرات سے پہلے۔ اب خیر چلے شکر ہے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، لیکن اس کے دونوں جو دور ہیں وہ کوئی فروٹفل رزلٹ ابھی تک سامنے نہیں ہے، ایک دوسرے کی طرف تنقید کیے چلے جا رہے ہیں۔ اب یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جب تک یہ سیاسی استحکام نہیں آئے گا پراپرلی، معاشی استحکام کیا بہت بڑا چیلنج نہیں بنا رہے گا ہمارے لیے؟ ظاہری بات ہے اس کے ڈائریکٹ اثرات آئیں گے، کیونکہ کوئی بھی سیاست سے ریلیٹڈ خبر آتی ہے تو اسٹاک مارکیٹ ہم دیکھتے ہیں کہ اوپر نیچے آنا شروع ہو جاتی ہے فوراً۔ جی اسٹاک مارکیٹ کو تو آپ اتنا اکانومی سے ڈائریکٹ لنک کم ہوتا ہے، دیکھیں لیکن جو انویسٹر ہے خاص طور پہ انٹرنل اور ایکسٹرنل، ان کو جب تک سٹیبلٹی نہیں نظر آئے گی، خاص طور پہ پالیسی کی کنٹینیوٹی، وہ لانگ ٹرم پوزیشن نہیں لیتے۔ دیکھیں نا، اگر ان کو پتا ہو کہ ابھی یہ بندے بدل جانے ہیں اور پھر نئے بندے نے آ کے کچھ اور کر دینا ہے تو وہ ہاتھ روک لیتے ہیں۔ میں تقریباً 16-17 ممالک میں کام کرتا ہوں، کرتا رہا بھی ہوں۔ میں جب بھی بات کرتا ہوں پاکستان کی، وہ کہتے ہیں آپ کا پولیٹیکل سٹیبلٹی کا رسک باقی ممالک سے بہت زیادہ ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی کنویننگ سپیس کیسے پیدا کریں۔ میں نے کچھ سال 5-6 سال پہلے مہاتیر محمد صاحب سے پوچھا کہ جی آپ کے ملک میں 6 ڈیفرنٹ ریلیجس ایتھنک گروپس تھے، آپ نے کیسے کیا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں لیڈر وہ ہے جو ٹیبل پر لوگوں کو لے آئے، اور ٹیبل پر لانے کے لیے آپ کو کچھ سپیس اپنی چھوڑنی پڑتی ہے، کچھ سپیس کے اندر آپ کو دوسرے کو کہنا پڑتا ہے۔ اب پاکستان انفارچونیٹلی وہ کر نہیں پا رہا، اور جس کا بہت منفی ہمارا رزلٹ آ رہا ہے کہ لوگ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ تو کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ ٹائپ کی، لیکن جو پروجیکٹ ایکسپینشن چاہیے، جو جاب کریشن کے لیے چاہیے، ایکسپورٹ کے لیے چاہیے، وہ ہاتھ روک کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ان کو اب یہ کام تو ہماری جو ایلیٹ ہے، جو لیڈرشپ ایلیٹ ہے، یہ ان کا ہے کہ جس کو ہم اکنامکس میں ایلیٹ بارگین کہتے ہیں، کہ یہ کرنٹ طریقے سے تو اب کاروبار نہیں چل رہا، ہمیں ڈیفرنٹ طریقے سے کاروبار کرنا ہے۔ یورپ میں رنیسا ہوا تھا، وہ بیٹھے تھے، لیکن انفارچونیٹلی مجھے ابھی ہماری ایلیٹ کے اندر
نہ وہ ول نہ وہ صلاحیت دکھائی دے رہی ہے کہ وہ بیٹھ کر چیزوں کو, اب جیسے اڑان پاکستان ہے, آپ نے ایک ڈاکومنٹ لکھا ہے, آپ اس کو ٹیبل پہ رکھیں, سب پارٹیوں کو میز پر لائیں, آپ بہت دیر سے چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں, ان سے کہیے کہ یہ ایک پیپر ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ, یو نو, تو کنویننگ کے لیے ایک آپ کو وائٹ پیپر مل جاتا ہے. اب وہ کرنے کے لیے اعتبار کی فضا چاہیے جو انفارچونیٹلی شیٹر ہو چکی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جی. ہارون صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے, ملاقات ہوگی انشاءاللہ پیر کے روز, سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.